बच्चों, आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारे बायो के लेक्चर में। आपको पता है हम चैप्टर 9 कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज इन एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। सो आज का पहला क्वेश्चन है, कुछ वेराइटीज हाई यील्डिंग वेराइटीज बताओ व्हीट की, राइस की और मेज की, और उनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताइए। तो बेटा, हाई यील्डिंग वैरायटी जो व्हीट की हैं उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। बड़े अजीब से नाम आपको लगेंगे पर आपको याद तो करने ही पड़ेंगे क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में एज इट इज़ आपको मिलते हैं। फिर उसकी एडवांटेजेस तो आपको मैं समझाऊंगा, डिसएडवांटेजेस भी। तो सबसे पहले व्हीट की जो हाई यील्डिंग वैरायटी है ना बेटा, एक का नाम है लर्मा, एक है राजो 64A, एक है सनोरा 64 और एक है शरबती सनोरा, एक है पूसा लर्मा और सोनालिका। ये बहुत हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हैं व्हीट की जो ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया यूज़ होती हैं, ठीक है। और ये जो इनके नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, इनके एक्चुअल में पेटेंट हैं, यानी इस नाम को रजिस्टर्ड किया हुआ है, इसको कोई और प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। और ये जेनेटिकल इंजीनियर्ड वेराइटीज़ हैं। फिर उसके बाद हाई यील्ड वेराइटी आपको राइस की बतानी है। सो राइस की हाई यील्ड वैरायटी में आती है जया, पादमा, फिर IR36 है, T141 है, पूसा 205, PNR 591, और मेज़ की वैरायटीज़ में है गंगा 5, विक्रम, HIM 125, जामुना, साबरमती एंड शक्ति। अब इन सभी वैरायटीज़ की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस देखो। एक तो बेटा ये बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग होती है, इनसे बहुत ज़्यादा आपको प्रोडक्शन रेट मिलता है, और जितनी ज़्यादा इम्प्रूव वैरायटी होती हैं उतनी ज़्यादा इनकी प्रोडक्शन होती है, और ये ट्रेडिशनल वैरायटीज़ के कंपैरेटिवली बहुत बढ़िया रहती हैं। अच्छा, और फर्टिलाइज़र्स को बेटर रिस्पॉन्स देती हैं। सपोज़ आपने एक फील्ड में फर्टिलाइज़र डाल दिया, फर्टिलाइज़र एक्चुअल में बेटा उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम। सो उनका भी रेशियो ऊपर नीचे होता रहता है। जिस जिस फील्ड में जिस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है एलिमेंट की, वो वाला रेशियो वाला ज़्यादा उसमें, जैसे किसी को में फास्फोरस ज़्यादा चाहिए, सो उसमें फास्फोरस का अमाउंट ज़्यादा मिलेगा, सो ऑन। फिर उसके बाद इसमें बेटर रिस्पॉन्स होता है फर्टिलाइज़र का, यानी अगर फॉर एग्जांपल एक फसल को हम फर्टिलाइज़र के साथ ग्रो कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन 1 टाइम है, पर अगर आप इन क्वालिटीज़ को यूज़ करोगे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैरायटीज़ को यूज़ करोगे, इसमें जो फर्टिलाइज़र को रिस्पॉन्स आएगा ना बेटा, वो 2 to 3 टाइम ज़्यादा होगा। तो देखो कितनी ज़्यादा आपको पैदावार देखने को मिलेगी। और ये फसल मैच्योर भी बहुत जल्दी होती है। मैच्योर बहुत जल्दी होने से क्या हो जाता है बेटा, इसकी अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, मुनाफा यानी बहुत ज़्यादा कमाई होने वाली वैरायटी है। अच्छा, इसमें प्लांट जितने भी इन वैरायटीज़ के जो प्लांट है ना बेटा, वो थोड़े ड्वार्फ होते हैं। ड्वार्फ का मतलब छोटे होते हैं। छोटे होने से क्या हो जाता है, छोटे होने से कि ये हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और वो आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं ड्रास्टिक कंडीशन में। अब हम पहुंच गए डिसएडवांटेजेस में। अगर इन सभी बेस्ट वैरायटीज़, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ की एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगी। पहली डिसएडवांटेज, इसमें बहुत ज़्यादा इनपुट चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनपुट का मतलब ये होता है इसमें बहुत आपको ध्यान रखना है कि आपको फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा डालना है, ठीक है ना, ठीक है। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका जो आसपास का जो एरिया है वहाँ पे वीड्स ना हो, वीड्स फ्री होना चाहिए। और उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड चाहिए, क्योंकि ये वैरायटीज़ के एक बड़ी डिसएडवांटेज यही है कि इनको बहुत जल्दी कीड़ा लगता है। सो हम 2 रास्तों पे जा सकते हैं, या तो हम एक ऐसी वैरायटी बनाएं जिसको कीड़ा ना लगे, जो ख़राब ना हो, जिसमें बीमारियां ना हो, या हम ऐसी वैरायटी बनाएं जिसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो जो भी क्रॉप हाई यील्डिंग होती है उसको हमें बचा के बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स बहुत यूज़ होते हैं, इनपुट बहुत यूज़ होती है, ठीक है।
अब आगे आपका पॉइंट, इन वैरायटीज़ को बीमारी भी बहुत जल्दी लगती है बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद है लेस फोडर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इससे हमें फोडर भी बड़ा कम मिलता है और इसमें बार बार वीड्स भी लग जाते हैं, अनवांटेड पौधे भी उगने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमें बार बार वीडिंग करनी है, बार बार हमें उन प्लांट्स को काटना है जो अनवांटेड पौधे हैं। तो क्या क्या पॉइंट आ गया, एक तो इनपुट बहुत ज़्यादा चाहिए, पेस्टिसाइड्स बहुत यूज़ होते हैं, बीमारियां भी बहुत जल्दी पकड़ती है, फोडर लेस देती है, फ्रीक्वेंट वीडिंग। पर इन सभी पॉइंट जो डिसएडवांटेजेस के पॉइंट है, हम इन सभी पॉइंट्स को भूल जाते हैं। कब भूल जाते हैं, जब हमें अच्छी पैदावार मिलती है, हमें अच्छा प्रोडक्शन रेट मिलता है, कमाई ज़्यादा होती है। अच्छा, फिर आ गया अलग अलग वेज लिखिए जिससे हम जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ प्लांट और एनिमल्स को कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। अगर हम नेचुरल हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करेंगे तो जितने हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो भी बचे रहेंगे। मतलब जो इलीगल स्मगलिंग है स्किन की, खासकर शेर हो गया, चीता हो गया, इनकी स्मगलिंग रोकना, हाथी के दांतों को रोकना, हाथी मारते हैं और तब उसके दांत वहाँ पे चोरी होते हैं, इन सभी इलीगल स्मगलिंग को रोकना, यानी नेचुरल हैबिटेट जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोटेक्शन इन बोटानिकल गार्डन एंड जू। सो कई एनिमल्स ऐसे और प्लांट होते हैं जिनको हम एनिमल्स गार्डन और जू में प्रोटेक्ट कर लेते हैं। फिर है जी प्रिवेंशन इन द फर्न ऑफ सीड और द सूटेबल फर्म, ठीक है, सूटेबल फर्न की प्रिवेंशन और उसको बचा के भी रखना पड़ता है। तो अगर हम इन पॉइंट्स को माइंड में रखेंगे, एक तो नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना है, कोई भी आउटसाइडर अंदर अपनी मर्जी से ना आ जाए, पेड़ ना काटने लग जाए, एनिमल्स की हंटिंग ना शुरू कर दे। दूसरा बोटानिकल गार्डन की प्रोटेक्शन, वहाँ पे भी कोई ऐसे ना है, जू में भी कोई ऐसे ना है, और कई प्लांट्स को बचाना। तो अगर हम ये सभी स्टेप लेंगे तो हम अपने जेनेटिक रिसोर्सेज को बचा के रख सकते हैं आने वाले टाइम के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बी कीपर होते हैं, जो मधुमक्खी पालन करते हैं, वो बी हाइव्स को क्रॉप फील्ड्स में क्यों रख देते हैं फ्लावरिंग पीरियड में? सिंपल सी बात है बेटा, अगर फ्लावरिंग पीरियड में जब क्रॉप्स में ढेर सारे फ्लावर्स लगने वाले हैं, अगर बी हाइव्स को वहाँ हमने रख दिया तो वहाँ पे फ्लावर्स में नेक्टर कितना ज़्यादा होगा, तो उस नेक्टर को इजीली अवेलेबल करवा देते हैं मधुमक्खियों के लिए, और मधुमक्खियाँ उससे लार्ज अमाउंट में क्या बनाती हैं, लार्ज अमाउंट में हनी बनाना शुरू कर देती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है, तो यानी पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ा दे, और दूसरा पॉलिनेशन के चांसेस भी बढ़ा देती हैं। अगर सभी फ्लावर है और वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन है, जहाँ जब जब मधुमक्खियाँ मेल फ्लावर पे जाएंगी, वहाँ से पोलन ग्रेन लेके वो पहुँच जाएंगी फीमेल फ्लावर में, उनको फर्टिलाइज कर देंगी। सो मेल टू फीमेल फ्लावर वो कैसे पोलन ग्रेन को पहुँचाती है, उनके जो पैर होते हैं वो पैडेड फीट होते हैं। सो पैडेड फीट जो होते हैं वो अपने ऊपर पोलन ग्रेन को चिपका लेते हैं और आसानी से स्टिग्मा पे मूव कर देते हैं फीमेल प्लांट के, और हनी की यील्ड तो बढ़ेगी क्योंकि ज़्यादा नेक्टर मिलेगा उन्हें। फिर आ गया जी आगे, व्हाट आर द स्टेप्स इन MOET फॉर हर्ड इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले बेटा आपको हर्ड इम्प्रूवमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। हर्ड का मतलब क्या? हर्ड का मतलब होता है अंदरूनी तौर पे इम्यूनिटी बढ़ना। आजकल कई डॉक्टर मान रहे हैं कि जितना कोरोना वायरस बढ़ेगा उतना उससे रिकवर होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बेटा उतना ही ज़्यादा लोगों के अंदर हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, बीमारियों से लड़ने की पावर आ जाएगी, यानी इस वायरस के अगेंस्ट क्या आ जाएगी, इम्यूनिटी आ जाएगी आगे। सो कैसे हम इसको बढ़ाते हैं? तो सबसे पहला है जी ट्रांसफ़र टू सरोगेट मदर। तो सरोगेट मदर के थ्रू अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे मैंने काऊ के अंदर आपको बताया था, अगर ह्यूमन बीइंग्स में सरोगेट मदर होती किराए की माँ, तो इसी तरह काउज में भी होती। जो काऊ होती है अच्छी क्वालिटी की, अगर उसको रिप्रोडक्शन की कोई प्रॉब्लम है, उसकी फिलोपियन डक्ट्स अगर क्लोज्ड हैं, तो उसके अंदर हम सरोगेट मदर वाला फंडा फॉलो कर सकते हैं। किसी हेल्दी मदर में
उसके एग और जो स्पर्म मेल से जो हमारा जाइगोट बना है, एम्ब्रियो बना है, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली और वो अच्छे से ग्रो कर सकता है हेल्दी। आगे, इट इज़ आइदर मेटेड विद एन एलीट बुल और आर्टिफिशियल इंसेमिनेटेड। सो सिंपल वे में हम इसको बहुत ही अच्छे वाले बुल के साथ क्रॉस करते हैं या इसको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करते हैं। आर्टिफिशियली इंसेमिनेट का मतलब मेल का सीमन ले लिया और उस सीमन को ट्रांसफ़र कर दिया फ्रॉम मोर देन 200-300 काउस। एक तो ट्रांसपोर्टेशन बच गई, दूसरा फीमेल्स प्रेग्नेंट हो गई। अच्छा, फर्टिलाइज्ड एग एट 32 सेल स्टेज आर रिकवर्ड सर्जिकली। तो 32 सेल स्टेज के ऊपर अगर फर्टिलाइज एग हो गया, उसको आसानी से रिकवर करके निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए पढ़ें। ये है जी, व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस ब्रीड ऑफ पोल्ट्री ब्रीड ओवर इंडिजिनस ब्रीड। हमारी भारतीय जो मुर्गी है उससे ज़्यादा बेटर वो ब्रीड की होती है जिसमें हम अपने इंडियन चिकन को क्रॉस कर देते हैं फॉरेन चिकन से। तो आइए देखें, अगर आपके पास क्रॉस ब्रीड आई है तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। एक ऐसी ब्रीड जो बनी है इंडियन और फॉरेन के साथ, एक तो ये बहुत कम खाना कंज्यूम करेंगी, ठीक है, और सेम नंबर ऑफ एग बनाएंगी कंपेयर टू इंडिजिनस ब्रीड। जहाँ इंडिजिनस ब्रीड जो है वो ज़्यादा खाना खाएंगी। आप लेट जाओ बेटा, आप लेट जाओ, बस बंद कर रहे हैं। इंडिजिनस ब्रीड जहाँ पे कम खाना खाएंगी, ज़्यादा खाना खाएंगी, वहीं पे फॉरेन की जो क्रॉस ब्रीड हम बनाएंगे वो फूड कम लेंगी और अंडे उतने ही पैदा करेंगी, ठीक है। तो यानी कम लेस फीड कंज्यूम करती हैं और सेम अमाउंट ऑफ मीट भी आपको प्रोड्यूस करके देंगी। अच्छा, द क्रॉस ब्रीड्स आर बेटर अडेप्टेड टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर। क्रॉस ब्रीड आसानी से हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर जाती हैं, जबकि इंडिजिनस ब्रीड हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाती। अच्छा, और इनको हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं चिक प्रोडक्शन के लिए कमर्शियली। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स के अंदर हम डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, एनिमल शेल्टर बेटा बहुत ज़्यादा स्पेशियस होना चाहिए, खुला होना चाहिए, हवादार होना चाहिए और लाइट होनी चाहिए वहाँ पे। एनिमल शेल्टर को रेगुलरली साफ़ भी करते रहना चाहिए, खाना बहुत अच्छा देना चाहिए, अनकंटेमिनेटेड पानी होना चाहिए, रेगुलर बाथ देनी चाहिए एनिमल्स को, और एनिमल्स की वैक्सीनेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए बीमारी के अगेंस्ट, और पेस्ट को अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो शेल्टर के अंदर आए, ठीक है। पेस्ट शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर द शेल्टर। कोई भी बीमारी, कोई भी कंटेमिनेशन शेल्टर में ना आए। तो वो कैसे होता है, क्योंकि प्रॉपर हम बार बार वहाँ पे डॉक्टर को पीरियोडिक ऑर्डर में बुलाते रहते हैं, तो सब चीज़ें क्वालिटी चेक करता रहता है, कंट्रोल, इसको क्वालिटी कंट्रोल भी बोलते हैं। फिर है बेटा प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ डेड एनिमल एंड एनिमल वेस्ट। जो भी वहाँ पे एनिमल मरे हैं या जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसका प्रॉपर डिस्पोजल भी होना चाहिए। फिर है जी हाइजेनिक हैंडलिंग ऑफ ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट। जो भी आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं एनिमल से, चाहे दूध मिल रहा है, चाहे मीट मिल रहा है, उनकी प्रॉपर और हाइजेनिक हैंडलिंग हो तभी फ़ायदा होता है। तो बच्चों, ये आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। बहुत अच्छे से मेहनत करो एंड स्टडी हार्ड, और कोई भी क्वेरी हो आप मुझे पूछ सकते हो। सो कल फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टडी हार्ड।